नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। उत्तराखंड में बदहाली झेल रहे सैकड़ों अशासकीय स्कूलों का जल्द ही सिस्टम में विलय हो जाएगा। जी हां, उत्तराखंड के सैकड़ों अशासकीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। संसाधनों की कमी के कारण इन स्कूलों में साल दर साल छात्र संख्या लगातार घटती जा रही है। मैनेजमेंट की ओर से संचालित इन स्कूलों के भवन भी जर्जर हो चुकी हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इन स्कूलों का विलय कर दिया है और इनकी दशा सुधारने की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसे स्पष्ट संकेत देते हुए ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि असहमति जताने वाले स्कूल प्राइवेट बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर 100% नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से करवाई जाएंगी। इससे नियुक्तियों के खेल में अंकुश लग जाएगा। दरअसल कई अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ की नियुक्ति को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। इन स्कूलों को शासकीय नहीं करने के पीछे नियुक्तियां ही एक इकलौता कारण बन चुकी है, जिस पर अब बड़ा और अहम कदम उठाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विलय की सूचना से अभिभावकों में भी खुशी की लहर है और ये तमाम तस्वीरें तब निकलकर सामने आई जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये तमाम बातें कही है, जब जनता को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ जो जर्जर पड़े भवनों को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता अमनदीप सिंह और बीजेपी नेता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएमवी नेटवर्क में। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ही है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम फैसला लिया है जब उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों का अब विलय होने वाला है। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और कब तक इस पर अमल किया जाएगा? करने के लिए और निश्चय ही देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड हमारा पर्वतीय राज्य है और हमारे वहाँ की बड़ी वीर परंपरा रही है। आप अगर देखेंगे तो खानदान के खानदान, गांव के गांव जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवा, अपनी योग्यता अनुरूप सेवा देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान फौज से हो जाती है। अब अगर कल की डेट में देश की माटी की सुरक्षा करने वाले छात्र और छात्राओं का अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो आगे की अच्छी फसल कैसे आएगी? निश्चित तौर पे इस घोषणा से अगर आप कहें कि भविष्य की नींव मजबूत करने की जाने का प्रयास किया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अव्यवस्थाएं देखिए हर जगह होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा होती है और कोई भी केंद्र या राज्य सरकारें होती है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करती है। लेकिन कहीं कहीं एक ऐसा क्षण जरूर आता है जहाँ पे कि एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, एक कठिन और एक बड़ा ही साहसी कदम उठाना पड़ता है। तो प्रदेश की सरकार ने जो साहसी कदम उठाया है इसका तो मुझे लगता है कि स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो उत्पीड़न होता है। ये ज्यादातर आप देखेंगे तो कई बार देखा है कि ऐसी परिपाटी रही है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं रही, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही बात हो गई मंत्री जी के उससे। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि ये नजीर बनेगी, मिसाल बनेगी समस्त दूसरे राज्यों के लिए। उत्तराखंड की सरकार ने जो काम किया है और अगर स्कूलों का जीर्णोद्धार होता है, उनके शिक्षकों की अच्छी नियुक्तियां होती है, अच्छे शिक्षक मिलते हैं, तो निश्चय देश के भविष्य के साथ ये हम और मजबूत काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर किसी को आपत्ति होती है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि उनका एक कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके कारण से वो इनसे बचना चाहते हैं। निश्चित तौर पर देखिए ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता विपक्षी दलों में या हमारे समाज में जिसका कुछ न कुछ इस तरह से बनता बिगड़ता जरूर है, लेकिन ये तो स्वागत योग्य कदम है। शिक्षकों आज हमारे विश्व में शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, भारत देश की तो भारतीय आप छोड़ दीजिए। तो अगर शिक्षा को सुधारने के लिए अगर एक बोल्ड कदम लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर पूजनीय और सराहनीय कदम है। इसका विरोध करने वाले लोग निश्चित तौर पर समाज के दोषी हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और अगर व्यवस्था सुधार होती है तो वो आईना खुद ही दिख जाता है कि आप किस पानी में आप किसके साथ हैं, विकास के साथ है या विकास अवरुद्ध करने के लिए। बिल्कुल अमनदीप जी, आप सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें सैकड़ों ऐसे स्कूल थे, ऐसे सिस्टम थे जो इस चीज से प्रभावित होते नजर आ रहे थे। अब उसके बाद डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक अहम फैसला लिया है, शिक्षा मंत्री ने इन स्कूलों को लेकर एक बहुत अहम फैसला लिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस प्रकार से फैसला सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री जी द्वारा लिया गया है ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। शिक्षकों के लिए भी अच्छा है और जो हमारे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड सरकार कराएगी। लेकिन हमारा एक सवाल है कि सरकार देखिए 5 साल भी सेकंड टेन्योर की गवर्नमेंट है भाजपा की,
एवं 5 साल मतलब 7 साल हो चुके हैं इन्हें प्रदेश के अंदर। ये 7 सालों में क्या सो रखे थे कि इनको इतना ही नहीं पता था कि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे जर्जराते स्कूल भी हैं, या हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करना, उसको बढ़ाना है, या उसके अंदर नई नई चीजें लेके आनी है। सरकार अब 2024 के चुनाव पास आ रहे हैं तो सरकार इन फैसलों को लेके आ रही है। सरकार जनता को दिखाना चाहती है कि हम विकास कर रहे हैं। आपकी विकास की लहर के साथ पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आप शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। देखिए, दूसरी तरफ देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा प्रदेश एवं देश बढ़ता है, हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन आज हमारे देवभूमि के अंदर, प्रदेश उत्तराखंड के अंदर ऐसे गांव हैं जहां जर्जराते गवर्नमेंट स्कूल है, जहां बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। सरकार इतने सालों से क्यों चुप थी? सरकार यहाँ से साफ होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो मात्र और मात्र तब बाहर निकलती हैं जब चुनाव पास आता है। उससे पहले सरकार कहाँ थी? उससे पहले क्या ये चीजें ये लोग लेके आ रहे थे? देखिए, पलायन का मुद्दा प्रदेश उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी लोग पलायन करते नजर आते हैं अपने गांव से। आज हमारा देवभूमि इतना, मैं समझता हूं कि देवों की भूमि है, सुंदरता है, लेकिन आज वह है सुंदर गांव, खाली मकान, वहां पे मतलब मैं कहूँ कि कोई एक आदमी नहीं है वहां पे। गांव के गांव खाली हो चुके हैं। और ये लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। हमारे युवा साथियों को देखिए, अगर इससे पहले ये चीजें लाई जाती है और अब लाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों सेकंड टेन्योर की गवर्नमेंट भी अगर इतनी लेट चलेगी तो डबल इंजन की सरकार काहे की सरकार है ये? आप खाली चुनावों के समय जागेंगे, आप उससे पहले नहीं काम करेंगे, आप उससे पहले नहीं बोलेंगे। अगर धन सिंह रावत जी का बयान कि पहले ये पहले आता और ये कहते कि हमने ये करके दिखाया है, तब हम उसको बोलते बहुत सराहनीय काम है, सराहनीय है कि उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब ठीक है अमनदीप जी, यही सवाल हम प्रदीप जी से भी पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, अब कांग्रेस का यही सवाल उठ रहा है कि इतने समय तक इस फैसले को क्यों नहीं लिया गया, और अब 2024 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है, आखिरकार क्यों? निशी जी, चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने चुनाव को ध्यान में रख करके इस कदम को उठाया। तो आप तो विपक्ष में थे, आपने कौन सी भांग खा रखी थी कि आपको हमारे इस काम के करने के बाद ही विरोध करना याद आया? आप भी तो सरकार को याद दिला सकते थे कि भाई युवकों का पलायन हो रहा है। 6 महीने पहले, साल भर पहले आप क्या कर रहे थे? आप भी तो उसी सदन में आते हैं चर्चा करने के लिए, विधानसभा में जहाँ सरकार की चर्चा होती है। तो उस समय आपका कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक क्यों नहीं इस आवाज को उठाया? उठाता तो हम मानते कि हमारी गलती है, आपका स्वागत योग्य कदम है, हमें ये करना है, हम करते। लेकिन जब हमने वो कार्य शुरू कर दिया जो कि विकास के लिए, तो आप उसको डेंट करने के लिए खाली एक बहाना बना रहे कि चुनाव आता है तब होता है। अरे आप भी तो सरकार में है, आपने क्यों नहीं किया उस काम? हम तो कर रहे हैं, अटक की चोट पे करेंगे। आपको लगता है कि चुनाव को ध्यान में रखें तो आप सोचते रहिए, लेकिन विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कभी नहीं रोकेगी। अमनदीप जी, अब आप क्या कहेंगे? पक्ष का तो यही है आरोप कि विपक्ष ने अब इस पर सवाल नहीं उठाया, और जब सरकार इस पर फैसला सुनाती है तो उस पर फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, फिर उसको 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा कह दिया जाता है। लेकिन सरकार के काम की सराहना करने की बजाय आप सवाल उठाते हैं। देखिए, हम सरकार के काम की सराहना कर रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में ही बोला, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा पहलू है। और मैं प्रदीप जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एनडी तिवारी जी की सरकार ने किस प्रकार से प्रदेश उत्तराखंड के लिए रोजगार का संसाधन बनाया, और ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सरकार जिसकी भी रही हो, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, क्यों? देखिए, सवाल ये होता है कि क्यों ही एंड टाइम पर हर काम होने वाला है, या क्यों एंड टाइम पर कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? अगर आज धन सिंह रावत जी मीडिया के सामने बैठ के ये बोलते, ये देखिए लिस्ट, हमने इतने स्कूल बना दिए, हमने इतने स्कूलों के अंदर भर्तियां दे दी, तब विपक्ष सवाल ना उठाता। आज विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि सरकार इतने समय से कहां थी। हमारा सवाल तो यही है, मैं अपने सवाल से हट नहीं रहा हूं, मैं तो अपने सवाल पे टिका हूं। हम तो पूछ रहे हैं। मैं मान्यवर प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं, बीजेपी से प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा, आप कह रहे हैं हमने काम किया, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। आप कटघरे में तब खड़े होते हैं मान्यवर जब आपकी सरकार इतने समय से चुप होती है और एकदम आपको पहाड़ों का जिक्र आ जाता है, पहाड़ों की याद आ जाती है। ये एक नारा दिया करते थे कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आएगा। आज हमारे प्रदेश में से गांव के गांव खाली हो चुके हैं। बताइए कौन से युवाओं को आप नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं? आज खुशी की लहर है शिक्षकों के अंदर, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि वो झरझर, मैं समझता हूं कि जो स्कूल है वो बनेंगे, हमारे शिक्षक वहां जाएंगे, टीचर्स जाएंगे, स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। हम उसमें नहीं मना कर रहे हैं, सरकार का अच्छा फैसला है।
लेकिन अभी तो मीडिया के अंदर बोला है, अभी इस फैसले को भी कब ये पारित करेंगे, इसमें भी अभी समय लगेगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपके माध्यम से निशि जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार इस तरह की घोषणाएं जो है ना सपनों में नहीं लेती। जब उसकी पूरा खाका तैयार हो जाता है, उस पर निर्णय हो जाता है, तभी इस प्रकार की घोषणाएं होती है। और मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के मित्र को समझाना चाहूंगा कि आप बस अड़ंगा मत डालिएगा, आप और आपकी पार्टी, ये अच्छा काम होके रहेगा और शीघ्र होके रहेगा। यदि आपको डर लगता है कि चुनाव से इससे कोई असर पड़ेगा तो वो जनता पे छोड़ दीजिए। हम राजनीतिक दल हैं, हमें अपना अपना काम करना चाहिए और देश के विकास में बाधा या अवरुद्ध बनने का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। तो जो सैनिक जो जाते हैं वो क्या पहाड़ों के लिए काम नहीं करते हैं क्या? भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जो उत्तराखंड से इतने सारे युवक युवतियां जाते हैं, तो क्या वो देश के काम नहीं आ रहे? वो भी तो देश के काम आ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। ये संपूर्ण भारत है, हम कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार में सेवा कर सकते हैं। हम शिक्षक बन के सेवा करें या हम सैनिक बन के सेवा करें, सेवा की तो परम भावना होनी चाहिए। इसको राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। बिल्कुल। अमनदीप जी, सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि स्कूलों को शासकीय नहीं करने के पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आ रहे थे? आपके हिसाब से क्या कुछ कारण हो सकते हैं? आप सवाल दोहरा सकते हैं मैम? अमनदीप जी, मेरा सवाल यह है कि स्कूलों को शासकीय करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या कुछ निकल कर आ रहा था? आपके हिसाब से क्या कुछ लगता है आपको? बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो माननीय प्रदीप जी ने कहा इस बात को लेकर कि सेवा जो भाव इन्होंने बताया कि पहाड़ का जवानी पहाड़ का पानी, मतलब किसी पूरे देश में कहीं भी काम कार्यरत है और कहीं भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकार द्वारा ये कहा गया था 2022 के मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 50,000 युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, जिसमें से सरकार बनते सारी 24,000 सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश उत्तराखंड में आके कहा था कि देवभूमि के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा रोजगार देने का कार्य करेंगे। आप बताइए, आपने रोजगार दिए? नहीं दिए। आपने हमारे प्रदेश के अंदर आज भी देखिए, आज भी हमारे विभागों में अमनदीप जी, इस मुद्दे पर मैं दोबारा बातचीत करूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम प्रदीप जी के पास जाएंगे। नहीं, मैम आपके सवाल का जवाब मैं पहले उनके सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम हर पहलू पर बात कर रहे हैं, हम हर पहलू पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस समय मेरा मानना यह है कि जो ये स्कूल्स हैं, अगर आज आप इनको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं या जर्जर हालात में थे उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको प्राइवेट जैसा बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि स्कूल प्राइवेट जैसा बनेगा तब उसके अंदर एडमिशन आएगा, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। आज भी हमारे पहाड़ के बच्चे पैदल जाते हैं स्कूलों में। आज भी हमारे यहाँ, मैं यदि ये तो चलिए शिक्षा से जुड़ा मामला, अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी भी कहीं ना कहीं मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि हमारे गाँव के अंदर भी ऊपर पहाड़ों पर हॉस्पिटल बने और वहां के लोग तुरंत जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर हमें वीडियो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे हैं। और मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि सरकार इनके कार्यरत हो, कार्य करे। लेकिन मैम, ये जो मानना है, ये काम करके दिखाइए आप, तब विपक्ष नहीं बोलेगा, तब विपक्ष कहेगा कि हाँ आपने किया। लेकिन 2024 के चुनाव आते सारी आपके कानों तले जू रेंगने लग जाती है, उससे पहले आप चुप बैठे रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार को ये नहीं पता था कि इतने समय से हमारे गांव में भी ऐसे स्कूल हैं जो झरझर हालात में हैं, वहां आज भी शिक्षकों, मतलब शिक्षक नहीं, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो इतने समय के लोक सेवा आयोग जो बना रखा है, जो हमारे युवाओं का आंकड़ा रखता है, हमारे अन्य दलों का आंकड़ा रखता है कि जितने बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दीजिए। हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ रोजगार होगा तो बिल्कुल सही बात है, इस पर पलायन नहीं होगा हमारे। अमनदीप जी, मैंने अब आपकी बात सुन ली, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर हमें प्रदीप जी के पास भी जाना है, वो लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी जी जी, बताइए अमनदीप जी। अमनदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बताइए मैम, बताइए। मेरा सवाल यही था कि स्कूलों को शासकीय करने के पीछे क्या कुछ कारण थे, और जो मुख्य कारण था वो आपके हिसाब से क्या था? मैम देखिए, ऐसा है कि स्कूलों के अंदर ये जो चीजें हैं, जो आज हालात हैं, ये इस चीज पे कार्यरत होना था और इस पे काम करने की वजह, देखिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट जिसकी भी सरकार किसी की भी हो, चाहे
मैं समझता हूँ, देखिए ये राजनीति से ऊपर उठकर एक मामला है, क्योंकि शिक्षा का मामला है, पूरे प्रदेश के लिए है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट द्वारा इसमें कार्य किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये सच्चाई है। और आज अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम रुख कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत वो है, चीजें अलग हैं। अमनदीप जी, आप शायद मेरा सवाल ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर क्या होना चाहिए था? देखिए मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा लाइटर मोड पे कहा जाए तो आदरणीय कांग्रेस के अंदर हो सकता है कि समझ न पाए हो, या हो सकता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उसको छिपाना भी कांग्रेस की मजबूरी है। तो देखिए निश्चित तौर पे अभी सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई साहब ने बात की रोजगार सृजन करने की। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सारे स्कूल जो है शासकीय हो जाएंगे तो इनमें जो नियुक्तियां होंगी लोक सेवा प्रदेशीय लोक सेवा आयोग से होंगी। अब वो प्रदेशीय लोक सेवा से आयोग से होंगी तो निश्चित तौर पे टैलेंट को अवसर मिलेगा और लोगों को उसमें नौकरियां मिलेंगी। तो जो आपके रोजगार पे जो प्रश्न था उसका उत्तर तो यही मिल गया कि अगर मान लीजिए ये बहुत सारे मिसमैनेज स्कूल पे इससे अब तक नियुक्तियां नहीं हुई थी और प्रति स्कूल औसतन 4 भी शिक्षकों की नियुक्तियां अगर हो जाती है और 10,000 विद्यालय हैं छोटे बड़े मिला करके, तो 40,000 लोगों की तो नियुक्तियां ऐसी ही हो गई, जो कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल समाज के लिए काम होगा। एक व्यक्ति से औसतन 6 लोगों को लाभ मिलता है, तो 2,40,000 लोगों को इस छोटे से कार्य से अगर लाभ मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है, सबसे पहली बात। और दूसरी, ये जो प्राइवेट या जो मैनेजमेंट वाले स्कूल होते हैं उसमें नियुक्तों को लेकर के बड़ा भूबटला, ये हर जगह की प्रवृत्ति हो सकती है, चाहे हमारी सरकारें हो चाहे किसी की भी सरकारें हो। तो अगर उससे उस परेशानी से अगर हमें निजात मिल जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब प्लस शिक्षा का स्तर तो बढ़ेगा ही। उत्तराखंड भारत में ऐसे राज्यों में से आता है जिसने मिसाल पेश की है, नजीर पेश की है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड आने वाले 2-3 वर्षों में अगर एक नई मिसाल पेश करता है तो उसमें बुराई क्या हो सकती है? कोई बुराई नहीं हो सकती। अल्टीमेटली प्रदेश वासियों का उसमें लाभ होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। हाँ, एक जलन की भावना जरूर हो सकती है कि विपक्षी दल कहें कि उनको ये अवसर पता था लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए और जनता उन्हें अगली बार में चुनेगी, ये एक मूल बात जरूर हो सकती है। क्योंकि जनता तो अपने उन्हीं को चुनेगी ना जो उनके विकास और उनके भविष्य और उनकी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के कारण से ये थोड़ी झंझलाहट हो। जी ठीक है प्रदीप जी, आपकी सरकार ने इसको फैसले को लेते हुए काफी समय लगा दिया और हमने भी देखा इस प्रस्ताव को रखने में आखिरकार कितना लंबे समय लगा, लेकिन इस प्रस्ताव को अमल करने में अब और कितना समय लगने वाला है? क्या कुछ जानकारी आप सरकार की तरफ से देना चाहेंगे? निश्चित जी, देखिए सरकार जब फैसला लेती है तो बड़ी गंभीरता से लेती है, पूरी प्लानिंग के साथ लेती है। घोषणा हुई क्या चुनाव से पहले हो जाएगा या फिर चुनाव के बाद तक इसको लटकाया जाएगा? इस कार्य का चुनाव से क्या लेना देना है? 4 सीटें हैं उत्तराखंड में और वो हमेशा से हमारा उसमें बहुमत अच्छा ही रहता है, हम जीतते ही रहते हैं। तो ये अगर विरोधी दल ये लगा रहे हैं आरोप कि हमने चुनाव को ध्यान में रख करके किया है, तो ये मैं उससे सहमति नहीं व्यक्त करूंगा। मोदी जी तो जहां का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, ये आज नहीं कई बार सिद्ध हो चुका है। अब अगर उसको ध्यान में रख करके करें तो फिर प्रदेश और राज्य केंद्र की सरकारें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने भाजपा सरकार का रुख अभी कुछ दिनों में देखा है, जब भू कानून में जमीन खरीद पर रोक लगा दी गई, लेकिन एक सख्त कानून अभी भी नहीं बना, उस पर भी अभी कुछ सोच विचार नहीं किया जा रहा। उस कानून को बनाने को लेकर अभी कहा जा रहा है कि हाँ, इस पर बैठक होगी, प्रस्ताव रखा जाएगा, फैसला लिया जाएगा, फिर उसके बाद इस पर भी बातचीत कर ली जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन इसको अमल कब तक किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इसको 2024 लोकसभा चुनाव तक लटकाया जाएगा? क्योंकि विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है कि सिर्फ 2024 के पॉलिटिकल एजेंडे के तहत सरकार ये अहम फैसले लेती है और उसके बाद ये कौन से बस्ते में पड़ जाते हैं, इसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं होती। निश्चित जी, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपके माध्यम से, हम एक जो चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से मैं विपक्ष को ये विनती करना चाहूंगा कि अब हर दिन धरना करें, हर दिन प्रदर्शन करें, ताकि सरकार की जो खामियां वो निकल के बाहर आए। विपक्ष का आखिर काम क्या है? अगर सरकार ने घोषणा की उसमें लेट होता है तो आप क्यों नहीं जनता की आवाज बढ़ते? वैसे ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें ऐसा अवसर विपक्ष को देती नहीं है, आज तक तो मिला नहीं, आगे भी कभी नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जीक्यूशन जल्दी होगा, शीघ्र होगा और इसका इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू करेगा। सरकार की कोई भी स्कीम होती है, कोई भी योजना होती है, उसके प्रोटोकॉल से चलती है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है। अब निवेश के आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटोकॉल जो प्रदेश सरकार का होगा उसी हिसाब से काम एग्जीक्यूट होगा और यथाशीघ्र होगा। इसका तो मैं आपको आश्वासन एकदम डंके की चोट पर देना चाहूंगा। बिल्कुल। अमनदीप जी, अब आप क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही है कि अब हम बहुत ही जल्द फैसला तो ले चुके हैं, लेकिन अब इसको अमल भी बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? निशी जी, देखिए ऐसा है कि सरकार फैसला लेना, देखिए कथनी और करनी में अब जमीन आसमान का अंतर है भाजपा की।
ये फैसला तो हर पे ले लेते हैं, लेकिन धरातल पर उतारने में बहुत ही देर लगा देते हैं। अभी जैसे आपने कहा, आपने सीधा सवाल पूछा कि ये मामला 24 तक लेके जाएंगे या उससे पहले ही कर देंगे, उसे निपटा देंगे, मतलब उसके ऊपर कार्यरत हो जाएगा वो मामला जी। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आज आप मेरे से 2:20 हो रहा है, टाइमिंग नोट कर लीजिए, दिन नोट कर लीजिए। उसके बाद भी इसी मुद्दे पे डिबेट करेंगे और प्रदीप जी को बुलाइएगा। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि कितने, आपको मैं पक्का लिख के दे रहा हूँ कि 24 का जो चुनाव है ये मात्र और मात्र उसका एजेंडा है। 24 के चुनाव के बाद भी ये लटकाया जाएगा मामला। देखिए, क्योंकि सरकार, ये अभी मान्यवर बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ा चैलेंज मिल चुका है आपको और आपकी सरकार को। अमनदीप जी खुले में चैलेंज कर रहे हैं कि टाइम नोट कर लीजिए, बात नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रदीप जी के साथ ही डिबेट करेंगे। बिल्कुल, आप भी रहिएगा। अगर स्थितियां परिवर्तित नहीं तो आप भी रहिएगा। 2:21 हो गए, उन्होंने 1 मिनट में अपनी बात कही है। मैं 10 सेकंड में कहता हूँ, किसी मंच पे, किसी स्थान पे, कहीं भी आप बुलाएंगे, मैं हाजिर रहूंगा। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि ये कार्य होते रहेगा। कांग्रेस की जिन भक्तियों से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है, उसकी सरकार काम से रुकने वाली नहीं है। जब इन्होंने लाठियां भांजी, जब हमारे प्रदेश का युवा खाली इनसे इतना पूछ रहा था कि यूके SSSC के पेपर लीक, भर्ती घोटाले हुए, क्यों हुए, उस समय इन्होंने हमारे प्रदेश के युवा के ऊपर लाठियां भांजने का कार्य किया सरकार ने। हमने उस समय हमारे प्रदेश का युवा था, हमारे प्रदेश का, आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये कथनी और करनी में आप फर्क देख सकते हैं। एक तरफ तो हमारे प्रदेश में इनके शासनकाल में घोटाले होते हैं, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यही है ना कि आप 7 साल से कहाँ थे? आप तो स्टेट से सेंटर तक हैं। अगर फिर भी हमारे प्रदेश उत्तराखंड का युवा पढ़ नहीं पा रहा है, शिक्षा नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब हमारा कितना दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का। हम ऐसी सरकार को वोट दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोगों ने आपके ऊपर, मैं समझता हूं कि विश्वास जताया, आपने विश्वासघात करने का कार्य किया। आप 24 के मैनिफेस्टो के अंदर उसे ले आए कीजिए, हम आज स्कूल बनाएंगे। अरे आपने पिछले लेकिन अमनदीप जी, अगर आप सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपने भी विपक्ष होने के नाते इस पर सवाल नहीं खड़ा किया था। आप विपक्ष के नाते इस पर सवाल उठा सकते थे, सरकार पर जोर दबाव बना सकते थे कि इस फैसले को जल्द से जल्द अमल किया जाए, इस फैसले पर भी देखा जाए और इस मुद्दे को खास तौर पर निगरानी में रखा जाए, जिससे कि सरकार एक्शन मोड में आ हो सकता था। लेकिन विपक्ष ने उस समय क्या किया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है, मैं इस बात से नहीं हट रहा हूँ पीछे। विपक्ष का जो स्वरूप होता है विधानसभा में आवाज बुलंद करने का, धरातल की, वो हमने निरंतर किया। अगर हम किसी मुद्दे पर बात करने का अगर कोई कार्य करता है, देखिए आप तो हिटलर शाही की सरकार है, हम भी अगर किसी चीज को बोलते हैं तो सरकार उस पर इतनी जल्दी नहीं होती है, इतनी जल्दी कार्यरत नहीं होती है। मैंने अभी इससे पहले क्या बात करी आपके सामने? मैंने आपके सामने यही बात रखी, अभी प्रदीप जी के सामने भी यही बात रखी। प्रदीप जी कह रहे हैं कि विपक्ष धरना दे, हमारे युवाओं ने भी तो धरना दिया था जब आपने उनके ऊपर लाठियां भांजने का कार्य किया था। हम लोग, मैं खुद धरातल पर अगर उतर के आवाज उठाता हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए गए, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया सरकार द्वारा। देखिए विपक्ष की जो नीतियां हैं, देखिए सरकार की नीतियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये नीति लेके आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा मंत्री इतने समय से पावर में है, स्टेट से सेंटर तक की आपकी सरकार है। अरे आप क्यों ही 2024 के चुनाव, ठीक है आप 2000 अगले साल करते या उससे पहले ले आते ना। आज मेरे को ये दुख ये है, यहाँ से साफ होता है कि यहाँ से सरकार भी समझती है और इस चीज को अपनाती है कि हमारे प्रदेश के अंदर आज भी झरझराते स्कूल हैं, जिनके अंदर शिक्षित ना तो शिक्षा मतलब देने के लिए वहाँ पे टीचर है और ना ही स्टूडेंट है। मानते हैं ना ये लोग? ठीक है प्रदीप जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे। निखिल जी देखिए, आज जो है ना कई सारी चर्चाएं करता हूं, लेकिन ये ना अविस्मरणीय और हमेशा याद रखने वाली चर्चा आपके चैनल पे आके मुझे मिली है। मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाए और मैं रखूं उसको, और जब ये कार्य होने लगे तो बिल्कुल तो हर जगह प्ले करवाऊंगा और देखूंगा कि कांग्रेस, अरे सर सुनिए मनजीत जी, सुनिए क्या होता है कि जब कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो भ्रमित करने का काम शुरू कर देती है, गोल पोस्ट चेंज करने का काम शुरू कर देती है। अरे इतनी अच्छी बात है, सरकार ने घोषणा की, आइए इसमें सहभागी बनिए। हम क्या आपका प्रदेश नहीं है क्या? अरे आपका भी उतना ही प्रदेश है जितना हमारा है, इसको आगे बढ़ाएं जोर के साथ, जन जन तक हर स्कूल बच न जाए, उस पर हम ज्योति चलाते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, सारे स्कूल इस तरह से हो जाए, नियुक्तियां हो, नए अवसर आए, बिल्डिंगें अच्छी बने,
पढ़ने वालों को अच्छे अवसर मिले, इस पर बात होनी चाहिए। या आप ये कहेंगे कि आप हमारी नीति पे शंका कर रहे हैं? अरे मान लीजिए चलिए नीति पे आप शंका भी कर लेते हैं, तो लक्ष्य में आपका काम जगाने का है, विपक्ष इसीलिए तो होता नहीं। सरकार अगर ढील ढाल कर रही है तो उससे करिए ना। अरे आप हमें गाली दीजिए, लेकिन सरकार की योजनाओं पे तो मत अवरोध उत्पन्न करिए। आप हम विपक्षी दल है, आप जी भर के पेट छोड़ करके गाली दीजिए जितना दे सकते हैं, लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि उसको चलने दीजिए। बहुत से बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ठीक है प्रदीप जी, अमनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से उत्तराखंड में सैकड़ों अशासकीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिलता है, संसाधनों की कमी से दिन प्रतिदिन अब छात्रों की संख्या घटती जा रही है। अब उसको लेकर मैनेजमेंट की ओर से संचालित इन स्कूलों में भवन में जो जर्जर हालात बन चुके हैं, इसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जब स्कूलों का विलय करने के साथ ही साथ अब उनकी दशा को सुधारने के साथ ही साथ डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, बहुत ही बड़ा प्रस्ताव रखा है। अब देखना होगा कि सरकार इसको कब अमल करती है और कब इसे प्रभाव में लाती है, और उसके बाद किस तरीके से इन जर्जर भवनों का अब दशा बदलते हुए इन स्कूलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे तमाम राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऐसे इनको स्पष्ट करते हुए और ये तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया है कि अब आगे आने वाले समय में इन जर्जर भवनों की हालत बदलने वाली है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।